नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। भारत में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। वहीं खबर यह भी है कि अगले महीने 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉकड्रिल की जाने वाली है। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 12 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो इस वर्ष एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज हैं। इन्हें मिलाकर कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय केसों की संख्या 38 हो गई है, जबकि 10 दिन पहले मरीजों की संख्या 18 थी। सक्रिय 38 मरीजों में 32 का इलाज होम आइसोलेशन और 6 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ 149 दिन बाद देश में सबसे ज्यादा संक्रमितों की पहचान की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कोरोना के 1890 मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 9433 हो गई है। मतलब अब देश में 9433 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके पहले पिछले साल 28 अक्टूबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 2208 लोग संक्रमित पाए गए थे। तो बता दें कि देश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 149 दिन के बाद में एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और H3N2 एक बार फिर सामने आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि ये H3N2 क्या है। बुखार, नाक बंद होने के साथ उल्टी और बदन दर्द जैसी समस्याएं इसमें हो रही हैं। कई बार ऑक्सीजन लेवल कम होने की शिकायत इसमें मिलती है। मांसपेशियों में भी तेज दर्द होता है। लक्षण दिखने पर H3N2 का टेस्ट करवाकर इलाज करवाएं। भारत में नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। H3N2 से भी लोग परेशान हैं। सर्दी जुकाम जैसे सामान्य वायरल की तरह ही इसके लक्षण रहते हैं। कोरोना की तरह प्रोटोकॉल का पालन करें, कोरोना की तरह प्रोटोकॉल फॉलो करें। H3N2 पॉजिटिव होने पर क्या करें, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आइसोलेशन में रहें। कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां खाएं। ICMR की गाइडलाइन का पालन करें। तो तमाम ये चीजें आप कर सकते हैं H3N2 पॉजिटिव अगर आप होते हैं तो। कोरोना की तरह ही प्रोटोकॉल को फॉलो करें, सावधानी बनाकर रखें, डॉक्टर के कहने पर दवाएं खाएं, आइसोलेशन में रहें। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार से लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। 149 दिन बाद सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश गणेश पार्थ सारथी जो कि MBBS डॉक्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। OP यादव जो कि CEO एंड चीफ हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, वो जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका ओंकार न्यूज में। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक तरफ कोरोना के मामले परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ H3N2 परेशान कर रहा है, दोनों वायरस की अगर बात की जाए, क्या अंतर दोनों में है? देखिए, ये चेंजिंग सीजन है। जैसे मौसम बदलता है तो उस समय जनरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। हर वर्ष इस मौसम में कुछ सांस की दिक्कत, कुछ खांसी जुकाम, कुछ बुखार के शिकायत आते ही आते हैं। पर चूंकि कोरोना का एक भय काफी समय से बना हुआ है और एक नया वायरस H3N2 हमारे बीच में है, तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, एक दूसरे में क्रॉस इन्फेक्शन की भी संभावना बढ़ रही है। तो ऐसे में जनरली लक्षण तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के एक जैसे ही होते हैं कि उसमें जनरली हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, पूरे बदन में दर्द हो सकता है,
पर ये आम लक्षण सभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिससे जी हम सभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही जो ये वायरस इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हैं, इसमें इर्रेस्पेक्टिव मतलब बहुत इरेशनल तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं होना चाहिए, जिससे कि रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी आगे बढ़ती है। जी तो ऐसे में सुझाव लोगों के लिए यही होगा कि 2-3 दिन तक वो थोड़ा बहुत अपना ध्यान खुद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी बढ़ती है, जी शिकायत ज्यादा होती है, तो डॉक्टर से सलाह लें और जांच करा के ही इसको कंफर्म किया जा सकता है कि यह जी कोविड पॉजिटिव है या H3N2 है, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जी ओपी यादव जी, आपसे सवाल कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप भी नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, किस तरह के लक्षण वहां देखने को मिलते हैं, किस तरीके के मरीज वहां पर आते हैं? देखिए, मरीज हॉस्पिटल में एडमिट तो सिर्फ सीरियस मरीज ही एडमिट होते हैं जिनकी लंग्स का इन्वॉल्वमेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ज्यादा होता है, इनका दिमाग खुलता है, सैचुरेशन गिर जाती है और जी जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उन लोगों को ही हम एडमिट करते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन बन गया हो, क्योंकि हम जानते हैं वायरल इन्फेक्शन किसी भी तरीके के और स्पेशली कोविड जैसे वायरस खून का जमने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। और जी अगर ब्लड में खून का थक्का जम जाए दिल की नसों में तो वो हार्ट अटैक बना सकता है, और अगर दिमाग की नस में ये जम जाए तो वो स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक दे सकता है। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उन्हीं को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत होती है। माइल्ड केसेस को हम आउट पेशेंट बेसिस पे या डोमिसिलरी यानी घर पे रह के ही इलाज किया जाता है, और टेली हेल्थ से वो एडवाइस ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और शुरुआती लक्षण की अगर बात करें राजेश जी, शुरुआती लक्षण जिस तरीके से देखने को मिलते हैं, क्या हम इनका इलाज घर में कर सकते हैं? किस तरीके की सावधानी बरतते हुए इनको कंट्रोल किया जा सकता है? जैसा कि ओपी यादव सर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट होता है तो कई तरह के आइट्रोजेनिक और नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक आम जो मौसम का लक्षण मतलब बीमारी है, जिसमें कि हम घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं या ओपीडी बेसिस पे डॉक्टर से सलाह लेके इसका इलाज कर सकते हैं। जी इन सभी केसेस में हमें हॉस्पिटल में जाने और एडमिट होने की जरूरत नहीं है। जी पर जहाँ कोमॉर्बिडिटी रहती है, जैसे कि कोई डायबिटीज के मरीज हैं, किन्हीं का उम्र बहुत ज्यादा है, जी या किसी को पहले से सांस की दमे की शिकायत है, या किसी को ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है, जी तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा हमें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, ताकि कॉम्प्लिकेशन एकदम से ज्यादा ना हो जाए। जी इसके लिए उनकी जांच पहले होनी चाहिए और उनकी देख रेख भी जो स्पेशलिस्ट है उनकी सलाह के हिसाब से ही होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और यादव जी, आपके इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, आपके इंस्टीट्यूट काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है, आप काफ़ी नामी डॉक्टर हैं और जिस तरीके से आप इलाज करते हैं, चर्चा हमेशा उसकी रहती है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मरीज अब सामने आ रहे हैं, क्या उनमें नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नया लक्षण बिल्कुल नहीं है, ये पुराने लक्षण ही हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सिविरिटी काफी कम हो गई है, जी क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव से कुछ नेचुरल इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन में बन चुकी है। आइदर उनको कोविड हुआ है या एसिम्प्टोम कोविड हो गया, एसिम्प्टोमेटिक कोविड हो चुका है, और जी बाकी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत सफल रहा है, बिल्कुल जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। जी तो इसकी वजह से अब जो सिविरिटी ऑफ इलनेस आ रहा है वो बहुत माइल्ड तरीके का आ रहा है, और ऐसा लगता नहीं है कि ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन लेगा। अब ये एंडेमिक हो गया है, और हर फ्लू के सीजन में हम देखेंगे कुछ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें सावधानी जरूर रखनी है। ये इसका मतलब ये नहीं है मेरे कहने का कि आप लापरवाही बदलिए। जो चीजें डॉक्टर राजेश ने अभी बताई हैं वो जी सारी चीजें, और आपने खुद ने अपनी रिपोर्ट में बताई, जी वो हमें करनी है, लेकिन बीमारी अभी बिल्कुल माइल्ड है। जी जी बिल्कुल। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया जा रहा है कि शनिवार के दिन ही सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही लगभग 2,1890 के आसपास केस आए हैं सामने। जिस तरीके से फिर से ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यादव जी, तो क्या आपको लगता है कि संख्या उस तरीके की डरावनी फिर से आ सकती है जैसे पिछले साल देखने को मिली थी, पिछले जो कोरोना का काल आया हुआ था?
अगर आप हाँ या ना में जवाब चाहती हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल वैसी स्थिति आएगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, दोबारा दोहराऊंगा, नेचुरल इन्फेक्शन हमारे में होने से कुछ इम्यूनिटी बन गई है, वैक्सीनेशन से बन गई है। और अगर भगवान ना करे अगर वो सिचुएशन आती है, तब भी हमें ये देखना है कि अब हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमारी नॉलेज ज्यादा है, पब्लिक की अवेयरनेस ज्यादा है। जो कोरोना फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो हमारी मिस कम्युनिकेशन हुआ था, उसकी वजह से शायद ज्यादा डैमेज हुई थी। वायरस की वजह से उतनी या बीमारी की वजह से उतना नहीं हुआ जितना हमने स्टेरॉइड यूज किया, ऑक्सीजन का मिसयूज किया। तो अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि नंबर्स बढ़ते भी हैं, तो अब हम बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज के बेसिस पर भी। लेकिन ये बीमारी उस लेवल की नहीं आई। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब लोग भी जागरूक हैं, सरकार भी तैयार है और अस्पताल में भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। राजेश जी, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो सिर्फ इसी जिले में 24 घंटे में 12 नए मरीज सामने आए हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हर दिन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि फिर से जिस तरीके से शुरू कर दिया गया है आना जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लाइट्स लगातार चल रही है, लोगों का आना जाना लगातार चल रहा है, उसमें कोई परेशानी आ सकती है लगातार आंकड़ों के बढ़ने से? फिर से कहीं ना कहीं फ्लाइट्स का आना जाना बंद हो सकता है? जैसा कि सर ने भी बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड वेव कोविड का था जी, जिसमें कि अप्रैल 2021 में हमने देखा कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा में लोगों को कमी झेलनी पड़ी और वो पैनिक का स्टेट हुआ, जिसकी वजह से अफरा तफरी में कई जाने गई। तो शायद वो स्थिति तो अभी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि एक नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। भारत सरकार का महा वैक्सीनेशन अभियान जो रहा, उसमें कई लोग वैक्सीनेशन के द्वारा भी प्रतिरोधक क्षमता अपनी डेवलप कर चुके हैं। अब क्योंकि वायरस का न्यू वेरिएंट सामने आता है, जिसके लिए लोग मतलब तैयार नहीं होते, तो इन्फेक्शन जरूर होगा। इन्फेक्शन होने की संभावना, इन्फेक्शन के नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन वह भयावहता जो 2021 में आई थी उसका दोबारा से आना संभव नहीं होगा, ऐसा एक मेडिकल कम्युनिटी का अपना मानना है। लेकिन फिर भी जैसा कि भारत सरकार के आदेश से हर जगह मॉक ड्रिल तैयार किए जा रहे हैं। आज भी 26 मार्च को कई अस्पतालों ने मॉक ड्रिल करके अपनी व्यवस्था का जायजा लिया है। तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और इन तैयारियों के द्वारा लोगों को आश्वस्त भी करना है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सारी स्थिति के लिए हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही लोग भी अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल भी ना छोड़ें, खास करके जब वो बुजुर्गों या वल्नरेबल सेक्शन के पास जाएं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, और जो हैंड हाइजीन है या बाकी सारे बिहेवियर को, और जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया है उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं पहले की स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन वायरस जो है लगातार रूप बदल रहा है। कभी H3N2 आता है और कभी नए नए तरीके के वायरस निकल कर सामने आते हैं। यादव जी, अगर आपसे बात करें इस वायरस के बारे में, लगातार जिस तरीके से रूप बदल रहा है, तो जो वैक्सीन लगाई गई है लोगों को, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज जो लगाई जा रही है, क्या ये हर तरीके के वायरस में कारगर साबित होगा? जी नहीं, हर तरीके के वायरस में कारगर नहीं होगा। अगर हम इन्फ्लुएंजा भी देखें तो इसकी हर साल नई वैक्सीन आती है, तो उसका जो भी नया स्ट्रेन इवॉल्व हो रहा है उसके लिए वैक्सीन भी बदली जाती है। तो वही कोविड के साथ होगा कि हर सीजन हम देखेंगे कि एक नई वैक्सीन आएगी जो उस टाइम के जो वायरल स्ट्रेन हैं उनके अगेंस्ट ज्यादा कारगर। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक इम्यूनिटी हर वैक्सीन आपको कोरोना के अगेंस्ट देगी, क्योंकि दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक टी सेल होती है जिसमें सेल बेस्ड इम्यूनिटी होती है, और वो सेल बेस्ड इम्यूनिटी तो जरूर काम आएगी, चाहे वायरस अपने आप को बदलेगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि कोरोना जिस तरीके से आया है वो यहीं रहने वाला है, और जब वो लगातार अपना रूप बदलेगा तो वैक्सीन भी उसके लिए नई नई निकल कर सामने आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल नई नई वैक्सीन आएंगी और ऑलरेडी इजाद हो रही है नई वैक्सीन का, और बदली जा रही है। जी तो राजेश जी, अगर आपसे बात करें वैक्सीन की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अभी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है, 2 डोज लगाई गई, बूस्टर डोज लगाई गई है, और तमाम तरीके की जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है,
दोनों की इम्यूनिटी में कुछ अंतर दिखेगा या फिर बराबर का रहेगा जो नया वायरस आएगा उसके लिए? देखिए, भारत की सफलता जो टीकाकरण को लेके है वह किसी से छुपी नहीं है। जी। कई विदेशों के कार्यक्रम टीकाकरण को लेके सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमने जो 2 वैक्सीन दुनिया को दिए वो पूरे भारत को भी उन्होंने सुरक्षित किया और दुनिया के कई देशों में वो टीकाकरण किया गया है उस वैक्सीन के द्वारा और लोग सफल रहे हैं। तो टीकाकरण को लेके कोई भी मतलब निश्चितता में कोई कमी नहीं है। अब टीकाकरण से कई लोग ऑलरेडी पहले से प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर चुके हैं और इसके लिए उनको आश्वस्त होना चाहिए कि जो लोग नहीं करवा पाए हैं उनको जरूर से दोबारा कराना चाहिए। जिन लोगों ने करा रखा है उनको किसी भी तरह से असुरक्षित होने की या किसी भी संभावना भयावहता को लेकर उससे दूर रहना चाहिए। टाइम की स्टेज में ना जाए, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें और मुश्किल घड़ी में पड़ने पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है चिकित्सक से सलाह लें ताकि वो निश्चित तौर पर उनकी समय से रहते हुए मतलब उनकी रक्षा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से देश में देखने को मिल रहा है, लोग लापरवाही बरत ज़्यादा रही हैं क्योंकि जब कोरोना काल था, जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब सिर्फ लोगों ने सावधानी बरती, लेकिन अब अगर देखा जाए तो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। यादव जी, आपको क्या लगता है? देखिए, लापरवाही जरूर है, लेकिन थोड़ी फटीग भी हो गया था। लोग घर में इतने टाइम से बंद थे, तो ऑब्वियसली वो एक रिलीफ फिनोमेनन था, लेकिन अब लोगों को जागरूक रहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो पैनिक करें, घर से बाहर ना निकलें या काम पे ना जाएं, लेकिन कुछ सेंसिबल प्रिकॉशन लें कि अगर आपको कोई तकलीफ, खांसी, जुकाम है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और जब भी कभी आपको खांसी आ रही है तो थोड़ा मुंह को कवर कर लें। हाथ को फ्रीक्वेंटली वॉश करना, ये तो बड़ी सिंपल हाइजीनिक प्रैक्टिस है जो कोरोना छोड़िए वैसे भी एक अच्छी आदत है और 50 तरीके की बीमारियों से आपको निजात हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि लोगों को अपनी इम्यूनिटी लेवल बिल्ड करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपने दिनचर्या में योगा, मेडिटेशन और इस टाइप की प्रैक्टिसेस को लाएं। तंबाकू का सेवन और अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल बॉडी को छलनी कर देता है और इम्यूनिटी कम कर देता है, उससे हमें परहेज करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। वो सबसे अच्छी इम्यूनिटी बिल्डिंग तरीका होता है। और खान पीन में तो ऑब्वियसली ताजा फल फ्रूट खाना ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। इम्यूनिटी की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, योगा करना चाहिए और ये वयस्कों के लिए, यूथ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्यूनिटी पर अपना ध्यान दें। लेकिन राजेश जी, अगर बच्चों की बात करें, बच्चे किस तरीके से इस पर ध्यान दे सकते हैं या माता पिता किस तरीके से बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? बच्चों में सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम एक ऐसे वायरस से जूझ रहे हैं जो हमेशा लगातार बने रहने वाला है जी। तो ऐसे में हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ज्ञान उन्हें भी देना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि मास्क लगाने से, हाथ धोने से हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं जी। साथ ही बचपना जो होता है वह कई चीजों के लिए वयस्क की तरह से समझ नहीं रखता है, तो ऐसे में जो गाइडेड पेरेंटल ऑब्जर्वेशन है वो जरूर होना चाहिए कि बच्चे को इम्यूनिटी वाले खाने को दें, फल हरी सब्जी उन्हें जरूर दें, साथ में उनकी नींद पूरी हो, उन्हें खेलने की समुचित व्यवस्था हो, उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की व्यवस्था हो, ताकि उनका जो चाइल्डहुड में ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली बात है वह सुचारू रूप से हो पाए। जब एक स्वस्थ बालक होगा या बालिका होगी तो उसकी निश्चित रूप से प्रतिरोधक क्षमता उसका बचाव करेगी और कोरोना जो अभी के स्टेज में है उससे उसका बचाव हो पाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ और इम्यूनिटी के साथ वह सुरक्षित पाए जाएंगे ऐसे माहौल में। बिल्कुल। बाच्चों की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अब यादव जी, बच्चों में ज़्यादातर कहा जा रहा है कि H3N2 ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो अगर बात करें H3N2 और कोरोना की जो बच्चों पे इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो बच्चों को किस तरीके से इससे बचाया जा सकता है, क्योंकि सावधानी बरतने की बच्चों को खासकर ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, बचने का तरीका तो डॉक्टर अजीज ने सब बताए हैं, उसमें सिर्फ यही ऐड करूंगा कि जो मास्क पहनने की बात कही गई है, बहुत ही छोटे बच्चे जो ना समझ होते हैं उन्हें मास्क बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए, स्पेशली 1 साल के 6 महीने के बच्चे या 2 साल के बच्चों में वो डेंजरस हो सकता है। दूसरा,
अगर कभी किसी बच्चे को थोड़ी भी डाउट हो खांसी जुकाम की, तो उन बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। जी और स्कूल वालों को भी टीचर्स को ध्यान रखना है कि अगर बच्चा कोई भी छींक रहा है या वो लिथार्जिक है, उतना एक्टिव नहीं है, तो उस जी। बच्चे को इमीडिएटली आइसोलेट करना चाहिए, पेरेंट्स को बोलना चाहिए और स्कूल में ना भेजें। और क्लासेस को वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ये वेंटिलेशन अगर मेंटेन रहेगी तो ये इसके फैलने के आसार भी काफी कम हो जाते हैं। जी तो यही चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चे को संतुलन खाना दीजिए, उनको खाइल पे प्रमोट करिए। आजकल ये वीडियो गेम और जितने ये सब चल रहे हैं, इसकी जगह फिजिकल कंटैक्ट गेम्स जो होते हैं जिसमें भाग दौड़ होती है, उनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। जी और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना दें, उनको खूब फ्रेश फ्रूट और उस तरीके का खाना दीजिए जो सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मॉक ड्रिल करने की सरकार बात कर रही है, जागरूकता फैलाने की बात कर रही है, 11 अप्रैल को भी देश भर में मॉक ड्रिल किया जाने वाला है। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है, मेडिकल व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के लिए क्या ये सही तरीका है, या फिर स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के लिए सही तरीका है, और किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? देखिए, जब पहले और दूसरी वेव कोरोना की आई थी तो हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जी और तैयारी पूरी तरह से नहीं होने की वजह से कई जाने गई, ऑक्सीजन की वजह से या बेड नहीं पाए जाने की वजह से या अस्पतालों में समुचित व्यवस्था लोगों को नहीं मिलने की वजह से। लेकिन अब पिछले 1 साल से उसकी तैयारी भी काफी कुछ हुई है और टीकाकरण से बचाव भी काफी कुछ हुआ है। लोगों के अंदर भी संक्रमण होने के तरीके का पता लगा है। तो इस अवेयरनेस के साथ लोग अपने आप को बचा पाएंगे। जी तो भयावहता की स्थिति पहले जैसी नहीं है, यह हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सरकारें देख चुकी है पिछले उसमें जो भयावहता हुई थी। तो अब हमारी तैयारी भी पूरी है और सरकार की तैयारी भी पूरी है। जी। तो जनरली अब हम सुरक्षित रहेंगे ऐसा सोचा जा राजेश जी, सकता है। भयावहता पहले जैसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है। सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था जब तीसरी वेव आई थी कि उतना घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारियां सारी कर ली गई हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला कि कई लोगों की जान चली गई। उसमें थोड़ा बहुत कई बार हम खुद भी जिम्मेवार थे, क्योंकि हमने एक तो जो भी व्यवस्था थी उसमें होर्डिंग किए गए, कई चीजों को दवाइयाँ निकाल ली गई, ऑक्सीजन बचा लिए गए, तो ये भी व्यवस्था में रही। लेकिन साथ में लोग पैनिक भी बहुत हुए, क्योंकि छोटी छोटी सी आवश्यकता पे लोग जो है अस्पताल की तरफ और भाग दौड़ करने लगे। जी। दूसरी बात ये भी समझ में आई कि समय से लोगों ने मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं लिया, चिकित्सा व्यवस्था में नहीं गए। कई जी। लोग घर पे ही काफी समय तक अपना उपचार खुद ही करते रहे। जी। तो इन व्यवस्थाओं से भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। एक अवेयरनेस जो है वो पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। और ये तैयारी जैसे आपने बताया कि स्कूलों से भी शुरू होती है। अस्पताल में आने वाले सभी जो नागरिक हैं या जो रोगी हैं उनको इसके बारे में बताया जा सकता है। मीडिया के माध्यम से हम कई लोगों को इसके लिए शिक्षित कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर सुचारू रूप से काम में आएगी तो लोग जरूर इसके लिए अवेयर होंगे और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। जी बिल्कुल, अपने आप को सुरक्षित रखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यादव जी, चर्चा का समय समाप्त होने वाला, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं देश में, अभी अगर बात करें तो 9,433 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। जो नया वेरिएंट है जिस तरीके से रूप दिखा रहा है, चाहे वो कोरोना हो, H3N2 है, इन्फ्लुएंजा हो, कितना समय एक मरीज को ठीक होने में इसमें लगता है? देखिए, ये देखा गया है कि कोरोना में शुरू थोड़ा लेट होता है, 2 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। फ्लू में थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन कोरोना जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्टेजियस है, यानी वो फैलता बहुत जल्दी है। और बुखार जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी खांसी थोड़ा लंबे अरसे तक चलती है। और फ्लू की भी देखा गया है कि पुराने फ्लू जो थे उसके मुकाबले जो हफ्ते में खत्म हो जाते थे, अभी खांसी 2 से 3 हफ्ते चल रही है। और कोरोना जो है उसमें लॉन्ग कोविड को भी हमने काफी देखा है कि मरीजों को 3 से 6 महीने या 1-1 साल तक वीकनेस, लैक ऑफ अटेंशन की वो इन चीज पे फोकस नहीं रख पाते, इस तरीके की चीजें, और फटीग, और वो एक वर्ड यूज करते हैं, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। जी। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये सब धीरे धीरे अपने आप ये रिकवर कर जाती हैं।
थोड़ा धैर्य रखना होगा और जी। अपनी एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज लेवल मेंटेन करें, और अगर कोई ज्यादा तकलीफ हो तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए यादव जी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज कोरोना को लेकर हमने चर्चा की है, S3N2 को लेकर हमने चर्चा की है, बच्चों में किस तरीके से इसका असर हो रहा है, किस तरीके से सावधानी बरती जा सकती है, किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है, जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर आज हमने चर्चा की है। तो बता दें कि अप्रैल महीने में देश भर में मॉकड्रिल करने की बात की जा रही है, तो वहीं 149 दिन के बाद देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अकेले गौतम बुद्ध जिले की बात करें, 12 इस दौरान मरीज सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, फिर से पहले जैसी स्थिति ना बने, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है, सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ राजेश जी यादव जी जुड़े हुए थे, तमाम पहलुओं पर इसमें हमने चर्चा की है। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।